नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, कौटिल्य, और उसने जो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। मनु के जितने भी पॉइंट महत्वपूर्ण थे उन पॉइंटों पर अपन ने डिस्कस कर लिया है। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं उन सबको अपन ने देख लिया है। आज अपन कौटिल्य को शुरू कर रहे हैं और इसमें भी इम्पोर्टेंट जो हैं वो देखने वाले हैं। तो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत देखने वाले हैं। पहले ये बता दूं आपको कि ये टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक वाली जो बुक है उसमें से ये कंटेंट उठाया गया है। ये सीरीज से नहीं उठाया गया है, उससे कंपैरिजन करने का प्रयास मत करना, क्योंकि सीरीजों से पढ़कर कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला सकते। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले फ्रेंड्स, कौटिल्य का जो प्रारंभिक जो परिचय है, संक्षिप्त परिचय अपन देखने वाले हैं कि कौटिल्य का संक्षिप्त परिचय क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौटिल्य का पूरा नाम, यहाँ पर कौटिल्य जो नाम लिखा हुआ है थोड़ा गलती से हो गया था, यहाँ पर आधा ल आएगा तो लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। इस पर थोड़ा पेन चलाता तो ख़राब लगता, तो आप लिख लेना सही, ये जो लिखा हुआ है वैसे। कौटिल्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था, यानी विष्णुगुप्त मूल नाम था इसका। ये जो कौटिल्य है ना, ये तो ऐसे ही लगाया गया है। मूल नाम आप ऐसे भी बोल सकते हो, पूरा नाम विष्णुगुप्त, या इसको मिलाकर भी बोल सकते हो विष्णुगुप्त कौटिल्य। फ्रेंड्स, कौटिल्य के बहुत सारे नाम मिलते हैं, जैसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये सारे के सारे नाम मिलते हैं। तो बहुत सारे नाम मिलते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका अर्थ क्या है। तो विष्णुगुप्त तो मूल नाम हो गया, ठीक है। कौटिल्य इसके ऐसे लगा दिया, और आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। आगे चलते हैं। कौटिल्य के नाम को लेकर मतभेद है, क्योंकि कौटिल्य का कोई एक नाम नहीं मिलता भाई, बहुत सारे नाम है, इसलिए विद्वानों के मतभेद हैं कि कोई कौटिल्य बोलता है तो कोई विष्णुगुप्त बोलता है तो कोई चाणक्य बोलता है। तो कुछ विद्वान कौटिल्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य बताते हैं। यहाँ पर कुछ विद्वानों ने पूरा नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य बता दिए, यहाँ पर विष्णुगुप्त चाणक्य, ये कौटिल्य बदल गया, सिर्फ यहाँ पर चाणक्य आ गया, ठीक है। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि लेकिन कौटिल्य स्वयं अपने अर्थशास्त्र के प्रत्येक अध्याय के शुरू तथा अंत अपने आप को कौटिल्य के रूप में दिखाता है। फ्रेंड्स, अब आप इसको ज़्यादा प्रमाणिक मान सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स वो खुद अपने ग्रंथ में लिख रहा है कौटिल्य नाम, तो कौटिल्य मानेंगे। अब इस कौटिल्य को जानेंगे कि ये क्यों पड़ा कौटिल्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कौटिल्य से क्या निकलेगा, कूटनीति। ये जो कै अक्षर है ना, उससे क्या निकलता है, कूटनीति। क्योंकि कौटिल्य जो चाणक्य था वो कूटनीति में पारंगत था। फ्रेंड्स, आप देखोगे कि जब मगध साम्राज्य का प्रमुख शासक जो नंद वंश का शासक था घनानंद, उसको पूर्ण चुनौती दे दी इस कौटिल्य ने। तो कौटिल्य पर हर समय जो घनानंद था वो ताक पर बैठा रहता था कि कब इसको मारूं, यानी वो उसको मारना ही चाहता था कौटिल्य को। जो घनानंद था ना, वो कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य को मारना चाहता था, लेकिन कई बार फंसने के बाद भी कौटिल्य कूटनीति से अपने आप को और चंद्रगुप्त मौर्य को बचा लेता था। तो वो कूटनीति से बचा लेता था, इसलिए इनका नाम कौटिल्य मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के अंत में विष्णुगुप्त, यानी अंत में विष्णुगुप्त नाम का उल्लेख करता है, यानी कौटिल्य का नाम भी मिलता है अर्थशास्त्र में और अंत में विष्णुगुप्त भी मिलता है, तो विष्णुगुप्त मूल नाम हो जाएगा, ठीक है। कौटिल्य के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों के बीच में मतभेद है, यानी कौटिल्य का जो जन्म स्थान है उसको लेकर विद्वान है ना, जो
मतभेद है कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, कोई क्या बताता कोई क्या बताता, तो मतभेद है। ठीक है, विद्वानों के हर समय ये प्रॉब्लम रही इतिहासकारों की कि जो पुराने जो महान ऋषि हुए और महान शासक हुए, जैसे मनु हुआ, उसके संबंध में भी पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। वैसे कौटिल्य के जन्म को लेकर भी पूर्ण जानकारी नहीं मिलती। ये तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिख दिया, अर्थशास्त्र हमें प्राप्त हुआ जिससे अपन कौटिल्य के ये सारी चीज़ें अपन पढ़ पा रहे हैं। यदि अर्थशास्त्र नहीं मिलता तो अपन कौटिल्य के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। ठीक है, अब एक बात और हमेशा ध्यान रखना है कि कौटिल्य का नाम चाणक्य क्यों पड़ा, क्योंकि ये चाणक्य ऋषि यानी चाणक्य, इनके पापा का नाम क्या था, चाणक्य, तो उससे चाणक्य बन गया। ठीक है, तो 3 नाम हो गए, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। ठीक है, इसके बाद में इनकी शिक्षा कहाँ हुई, नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले पढ़ाई की, उसके पश्चात स्वयं ने पढ़ाना शुरू किया। यानी पहले तो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर ली, उसके बाद में नालंदा में ही स्वयं पढ़ाने लग गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसके बाद में आगे भी ट्रिक से मैं बताता रहूँगा आपको। वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य का प्रमुख शिष्य था। कौटिल्य ने काफ़ी ढूंढने के बाद में चंद्रगुप्त मिला था, छोटा बालक। कौटिल्य ने इसको आगे चलकर इतना निपुण बना दिया हर चीज़ों में कि वो क्रूर गणानंद का सामना कर सके। फ्रेंड्स, आप देखोगे कि कौटिल्य जो था वो अपने देश के सिलसिले में, यानी अपने देश को सिकंदर के आक्रमण से बचाने के लिए, यानी कौटिल्य जो था ना, अपने देश के प्रति बहुत ही प्रेम करता था। इसलिए उस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया और वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था। और वो बहुत सारे राजाओं को रोनता हुआ भारत में झेलम और रावी नदी के तट पर पहुंचा। उसने राजा पोरुष को भी हरा दिया था। तो कौटिल्य है ना, जो देश प्रेम की भावना को कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए इसको चिंता हो गई। फिर ये है ना, उस समय मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, वो सिकंदर को रोक सकता था। इसलिए ये जो कौटिल्य था वो मगध साम्राज्य में जाता है और मगध साम्राज्य का शासक उस समय नंदवंश के शासक गणानंद था, उसके पास में जाता है। लेकिन गणानंद जो है ना, वो भोग विलास में डूबा रहता था, निवास में रहता था, महिलाओं के साथ शराब पीता था, बस यही करता था। उसको न तो जनता की चिंता थी कि जनता कितनी त्राई त्राई कर रही है और विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, इसलिए इन सब से आगाह कराने के लिए गया था। लेकिन इसको लात की मारकर है ना जो भगा दिया। लेकिन कौटिल्य एक सम्मानित ब्राह्मण था, उसने अपनी शिखा यानी जो चोटी है उसको खोलकर प्रतिज्ञा ली कि मैं जब तक तेरे साम्राज्य का सर्वनाश नहीं करूं तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। और उसके बाद में ये वहां से आ गया और चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे राजा की तलाश कर रहा था, एक ऐसे लड़के की तलाश कर रहा था जो मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठ सके। और चंद्रगुप्त मौर्य मिल गया इसको, और इसको पूर्ण तरीके से हर चीज़ में निपुण कर दिया इसने। तो इन दोनों के ऊपर है ना जो हरदम खतरा मंडराता रहता था, किसका, गणानंद का। लेकिन अपनी कूटनीति के द्वारा कौटिल्य बच जाते थे। अब आगे पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र, इसका प्रमुख जो ग्रंथ है ना कौटिल्य का, वो अर्थशास्त्र है। लेकिन आप इकोनॉमिक्स से मत जोड़ लेना इसको कि अर्थशास्त्र का मतलब तो इकोनॉमी होता है, यानी इकोनॉमी के बारे में बताया गया होगा। नहीं, बिल्कुल गलत। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया है। उन्होंने सिर्फ राजनीति के बारे में बताया है और भी बहुत सारी चीज़ों पर बताया, लेकिन इकोनॉमिक के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। तो कौटिल्य का प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र था। इसमें उन्होंने राजनीति शासन व्यवस्था पर विशेष प्रकाश डाला। यानी फ्रेंड्स, ये जो राजनीतिक शासन व्यवस्था है ना, उस पर विशेष प्रकाश डाला अर्थशास्त्र में। और आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि इसको आपको जो पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक क्यों जोड़ा गया, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित अर्थशास्त्र है। पॉलिटिकल साइंस
की बहुत सारी बातें अर्थशास्त्र में मिलती हैं, इसलिए तो आपकी बुक में जोड़ा गया पॉलिटिकल साइंस में। यदि इकोनॉमिक्स से संबंधित होता तो इकोनॉमिक्स में जाता, लेकिन ये तो भाई पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, इसलिए जोड़ा गया। तो इकोनॉमिक्स से कंपैरिजन मत कर लेना इसको, ठीक है। इसमें कुल 15 अधिकरण हैं, या आप अध्याय भी बोल सकते हो, 15 अध्याय हैं, ठीक है। ये हमने है ना जो सामान्य सी जानकारी कौटिल्य के बारे में जान ली है। तो एक बार और रिवीजन कर देता हूँ कि कौटिल्य का नाम, बहुत सारे नाम मिलते हैं। कौटिल्य का मूल जो नाम था वो विष्णुगुप्त कौटिल्य था, उनको विष्णुगुप्त भी बोल सकते हो, इनका मूल नाम था। इनका कूटनीति में पारंगत होने के कारण कौटिल्य है। और इसके बाद में चाणक्य भी इनका नाम है। चाणक्य ब्राह्मण के घर ये उत्पन्न हुए, इसलिए इनको चाणक्य बोला जाता है। अर्थशास्त्र में अधिकतर शुरू से अंत तक कौटिल्य नाम मिलेगा, और अंत में विष्णुगुप्त नाम भी मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, और वहाँ पर ये पढ़ाने लगे। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, उसमें 15 अध्याय हैं, तो रिपीट कर दिया है मैंने। इसके बाद में अब अपन का मेन जो टॉपिक है वो आ रहे हैं राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये जो परिचय हमने पढ़ा है ना पहले, अब आगे जो टॉपिक कौटिल्य का लाऊंगा उसमें मैं ये परिचय नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये पहले क्लास है इस कौटिल्य की, तो मेरे को लाना पड़ा परिचय, ठीक है। तो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो देखने वाले हैं कि आखिरकार जो राज्य था, जो शासन व्यवस्था थी, वो कैसे आई अस्तित्व में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कौटिल्य अपनी रचना अर्थशास्त्र में लिखता है कि जब संसार में राजा या शासक नहीं होने के कारण जनता दुखी रहती थी। यानी ये बोल रहा है कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य लिख रहा है कि जब संसार में राजा, यानी राजा और शासक नहीं थे ना, उस समय जनता बहुत दुखी थी। दुखी होगी ही, क्योंकि शासन व्यवस्था, राज्य ही नहीं है, कोई शासन करने वाला ही नहीं है, तो जनता दुखी इसलिए होती थी क्योंकि धोखाधड़ी, चोरी, लूटपाट ज़्यादा थी। आगे देखेंगे, देखो, जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी। असुरक्षित महसूस करेगी क्योंकि न तो कोई शासन करने वाला है। यदि मान लीजिए आप वर्तमान स्थिति में इसको लेकर देखो कि देश में प्रधानमंत्री नहीं हो, मुख्यमंत्री नहीं हो और कोई शासन करने वाला नहीं हो, तो आप सोच सकते हो पुलिस भी नहीं हो तो कितनी धोखाधड़ी मच जाएगी। सरेआम लोगों का कत्ल कर दिया जाएगा, लूट माट, ये जो लूट चोरी उरी, ये बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो दुखी हो जाती है जनता। इसीलिए जब राजा या राज्य नहीं आया था तो जनता बहुत दुखी थी। इसका वर्णन है ना जो कौटिल्य कर रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद में तो राज्य आएगा ना, तो असुरक्षित महसूस कर रही थी, इसलिए जनता या समुदाय, जनता को आप समुदाय बोल सकते हो, दुखी होकर मनु के पास में गए। यानी जो जनता थी वो बहुत दुखी हो चुकी थी। इसको मैं ट्रिक के आधार पर भी आगे समझाऊंगा कि वो दुखी होकर मनु के पास में गई और उनसे निवेदन किया कि आप राजा के पद को धारण करो। यानी आप राजा के पद को धारण करो और अपनी संप्रभु शक्ति, संप्रभु शक्ति का मतलब सर्वोच्च शक्ति, जिसको कोई गुलाम नहीं बना सके, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, के माध्यम से प्रजा को, आगे बढ़ता हूँ, प्रजा को नियंत्रित करे। प्रजा ने भी मनु को वादा किया कि प्रजा भी हमेशा राजा के शासन का सम्मान करेगी और जनता राजा को अपनी संपत्ति में कर भी देगी। आप सुनते हो ना, आप, कर के रूप में राजा को धन देगी, जिससे कि राजकीय दायित्वों को पूरा किया जा सके। अब यहाँ पर आ जाओ पूरी बात का सार। यानी जो कौटिल्य था वो अर्थशास्त्र में लिखता है
कि जब कोई न तो कोई राज्य था न कोई राजा था, उस टाइम जनता बहुत दुखी थी। जनता क्यों दुखी थी? क्योंकि भाई धोखाधड़ी, चोरी, लूट मार, ये बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई थी, इसलिए हर समय परेशान रहती थी। और वो ये चाहती थी कोई शासन करने वाला आए जिससे लोग डरें। तो जनता दुखी होकर किसके पास में गई? मनु के पास में, क्योंकि मनु उस टाइम सबसे श्रेष्ठ दार्शनिक थे। उनके पास में गई और उनसे कहा कि भाई आप सत्ता को संभालो, आप हमारे ऊपर शासन करो, आप राज्य की स्थापना करो, हम आपके प्रति हमेशा आज्ञाकारी रहेंगे। और एक राजा को, कोई भी राजा बने, आप बने या आप किसी को भी बनाए, उसको हम कर देंगे जिससे राज के दायित्व को पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर देखो, मैंने शॉर्ट में समझाया ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मनु है, यहाँ पर जनता है, समुदाय है, वो इसके पास में गया जब राज्य नहीं था, उससे पहले की बात बताई जा रही है। ये सारे के सारे लोग इसके पास में जाते हैं और कहते हैं मनु जी, आप, हम बहुत पीड़ित हैं लोगों से, आप राज्य की स्थापना करें और खुद राजा बने, सत्ता संभाले। आप, हम है ना जो आपके प्रति आज्ञाकारी रहेंगे और आपको कर भी देंगे, आप इसको संभालो, राज्य की स्थापना करो। उसके बाद में मनु ने राज्य की स्थापना की। आगे चलते हैं, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक या देवीय शक्ति से नहीं मानता है। यहाँ पर विशेष बात देख लेना फ्रेंड्स कि उपयुक्त विवरण यानी अब तक जो हमने ये सारा विवरण देखा है, उसके आधार पर कौटिल्य क्या बोल रहा है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो प्राकृतिक या देवीय शक्ति से नहीं हुई है। बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि जनता किसके पास में गई? मनु के पास में। तो मनु कोई प्राकृतिक है क्या? कोई देवता है क्या? नहीं। मनु ने राज्य की उत्पत्ति की, तो मनु कोई देवता है क्या? नहीं है। मनु कोई प्राकृतिक है क्या? नहीं है, वो तो मनुष्य है। तो मनुष्य के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की गई है, प्राकृतिक या देवी शक्ति द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया है। ये बिल्कुल बात है कि मनुष्य द्वारा निर्माण किया गया है। मनुष्य कौन? मनु। ठीक है। तो उपयुक्त विवरण से कौटिल्य ने सिद्ध कर दिया कि राज्य की उत्पत्ति है ना भाई साहब, प्राकृतिक या कोई किसी देवीय शक्ति के द्वारा नहीं हुई है, परमात्मा के द्वारा नहीं हुई है, मनु ने की है। ठीक है। इसके बाद में आप देखते हो फ्रेंड्स, उपयुक्त विवरण से कौटिल्य के दो तथ्य सामने निकल कर आते हैं। यानी फ्रेंड्स, ऊपर जितना भी वर्णन दिया है, एक जनता मनु के पास में जाती है और वो सारी चीज़ें बताती है, तो उससे कौटिल्य दो बात कहना चाहता है, दो तथ्य प्रस्तुत करना चाहता है। यानी पूरी बात का सार ये है कि कौटिल्य आखिरकार में ऐसा क्यों बोल रहा है। ठीक है। पहला है, राज्य की उत्पत्ति मानव के प्रयासों से हुई है। वही बात आ रही है, मैंने पहले ही बता दिया है कि राज्य की उत्पत्ति है ना जो मानव के प्रयास से हुई है। यदि जनता मनु के पास में नहीं जाती तो क्या राज्य की उत्पत्ति होती? नहीं। तो यहाँ पर देखो, पहले ही बता दिया है कि प्राकृतिक या देवीय शक्ति द्वारा राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो मानव के प्रयासों से हुई है। और मानव ने अपनी सुरक्षा व कल्याण के लिए राज्य की सत्ता को स्वीकार किया है, और जनता ने भी राज्य की जो उत्पत्ति मानी है, राज्य की जो सत्ता को स्वीकार किया है। ऐसे ही नहीं किया गया, उसका स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? कि वो अपनी सुरक्षा बनाए रखना चाहती है, अपना कल्याण करना चाहती है, इसलिए वो राज्य की उत्पत्ति कराना चाहता है। तो दो चीज़ें बात सामने निकल कर आ गई। पहली बात तो राज्य की उत्पत्ति मानव के प्रयासों से हुई है, न कि प्राकृतिक शक्ति या देवताओं के द्वारा। दूसरी बात, जनता अपने कल्याण के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए राज्य की सत्ता को स्वीकार करती है। यानी यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है कि मनु
मनुष्य से अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य की उत्पत्ति करना चाहता है। क्लियर हो रहा है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल ईजी तरीके से। इसके बाद दूसरी बात इससे ये निकल कर आ रही है कि जनता या प्रजा भी बोल सकते हो आप, के राज्य के शासन को स्वीकार किया है। यानी जो जनता है ना वो राज्य के शासन को स्वीकार करती है। अरे भाई, शासन को स्वीकार खुद कर रही है, खुद मनु के पास में जाकर बोल रही है कि राज्य की स्थापना करो, राजा शासन करेगा, तो ये तो स्वीकार करेगी जनता। दूसरी, मनु को प्रथम शासक के रूप में स्वीकार किया है। जो जनता है उसने मनु को है ना जो प्रथम शासक स्थापित कर लिया, क्योंकि जो जनता थी वो मनु के पास में गई थी कि आप राजा बन जाओ। तो राज्य का प्रमुख शासक कौन हुआ? मनु हुआ। तो राज्य की उत्पत्ति करने के लिए ये दो फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं कि जनता ने राज्य के शासन को स्वीकार किया और मनु को प्रथम शासक स्वीकार किया, इसलिए राज्य की उत्पत्ति हुई। तो ये दो इसका सार आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? इसके बाद में फ्रेंड्स, अब हमने ये जान लिया कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने सारी बातें बता दी और उनका सार क्या था वो सारी चीज़ें बता दी। अब अपन ये पढ़ेंगे कि राज्य की उत्पत्ति हुई उससे पहले क्या स्थिति थी। अपन ने राज्य की उत्पत्ति का कारण तो पढ़ लिया कि किस कारण से हुआ, लेकिन भाई राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति क्या रही होगी, जब कोई न तो राजा था, न कोई राज्य था, न कोई शासन करने वाला था, न कोई ऐसी सत्ता थी जो लोगों पर कंट्रोल स्थापित कर सके। वो कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर देखो, उसको भी मैं समझाने का प्रयास करूँगा इजी तरीके से कि कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति से पहले की अवस्था का चित्रण किया है। यानी कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति से पहले की जो कंडीशन है उसका चित्रण करने का प्रयास किया है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मत्स्य न्याय प्रचलित था। ये फ्रेंड्स कोई न्याय है, मत्स्य न्याय प्रचलित इम्पोर्टेंट है। यानी ये जो क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व कौन सा न्याय प्रचलित था, तो मत्स्य न्याय प्रचलित था। इस समय बौद्धिक शक्ति का बोलबाला था। बौद्धिक शक्ति का बोलबाला था, यानी जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनका बोलबाला था, क्योंकि उस समय न तो राजा था न कोई राज्य था। तो किसका बोलबाला रहेगा? मत्स्य न्याय था। और बौद्धिक शक्ति का बोलबाला था, यानी प्रकृति का बोलबाला था। ठीक है। दुर्बल की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। बलवानों द्वारा दुर्बल को पीड़ित किया जाता था। यानी जब राज्य नहीं आया था, न ही राजा आया था, तो दुर्बल की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। बलवान ही सब कुछ थे, जिसके पास में शक्ति थी वो राज करते थे इन दुर्बल व्यक्तियों पर, उनको पीड़ा देते थे, उनको कष्ट पहुंचाते थे, क्योंकि राजा कोई सत्ता ही नहीं है। मान लीजिए अभी अभी पूरा शासन व्यवस्था समाप्त हो जाए कि भाई प्रधानमंत्री भी नहीं चुना जाएगा, राष्ट्रपति भी नहीं चुना जाएगा और कुछ भी नहीं है, आप अपने मज़े से ज़िंदगी जीवो, तो जो गुंडागर्दी करते हैं उनको मौका मिल जाएगा। पुलिस भी नहीं है तो वो लूट कर लोगों को पीड़ित करेंगे। वही उस स्थिति में हुआ कि एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोई ऐसी सत्ता विद्यमान नहीं थी जो इन बलवानों पर नियंत्रण स्थापित कर सके। तो इससे ही ये दुखी थे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसके बाद में देखते हैं कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को लेकर जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे होब्स की प्राकृतिक अवस्था से मिलते जुलते हैं। यानी कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति से पहले जो विचार प्रस्तुत कर रहा है ना, स्थिति बता रहा है कि दुर्बलों का शोषण होता था, बलवानों की चलती थी, बौद्धिक शासन का प्रभाव अधिक था, मत्स्य न्याय प्रचलित था। वो है ना जो होब्स
ने जो प्राकृतिक अवस्था का जो सिद्धांत दिया उससे थोड़ा मिलता जुलता है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मिलता जुलता है। क्योंकि होब्स फ्रेंड्स आप एक विचार है पाश्चात्य विचारक, इन्होंने प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत दिया है। तो आपको शायद फाइनल ईयर में होब्स को पढ़ना होगा, क्योंकि प्रमुख पाश्चात्य विचारकों की एक बुक चलती है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब भारतीय विचारक पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में आपको पाश्चात्य जो विद्वान हैं दार्शनिक उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो विचार प्रस्तुत किए वो होब्स की प्राकृतिक अवस्था से मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों के विचारों में थोड़ा अंतर है, यानी थोड़े मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा अंतर भी है, यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर क्या है दोनों में, जो बातें बता रहे हैं राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को लेकर अंतर, यानी अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं राज्य की उत्पत्ति से पहले क्या स्थिति रही होगी। तो होब्स ये बोल रहा है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति प्राकृतिक अवस्था थी, ठीक है। यहाँ पर देखो कौटिल्य ने राज्य की पूर्व की अवस्था प्राकृतिक न मानकर अराजक अवस्था विद्यमान मानता है, यानी राज्य की उत्पत्ति से पूर्व होब्स तो प्राकृतिक अवस्था मानता है, यानी प्रकृति का ही बोलबाला था, लेकिन कौटिल्य इस बात को नहीं मानता है कि प्राकृतिक अवस्था रही होगी। वो तो ये मानता है कि भाई साहब अराजक अवस्था रही है। अराजक अवस्था का मतलब धोखाधड़ी, चोरी, लूटपाट, दुर्बलों पर शोषण करना, वो अराजकता है, ठीक है। तो ये दोनों एक एक अंतर तो ये हो जाएगा। इसके बाद में आप देखोगे कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व समाज व राज्य दोनों नहीं थे, न कोई कानून सत्ता थी। होब्स ये बोल रहा है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले न तो कोई समाज था, यानी न तो कोई समाज था न ही राज्य, दोनों ही नहीं थे, समाज भी नहीं था राज्य भी नहीं थे, न ही कोई कानून था, ठीक है। लेकिन कौटिल्य क्या बोलता है, कौटिल्य ने यह नहीं स्वीकार किया है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले समाज नहीं था, यानी कौटिल्य ये मानता है कि समाज रहा होगा। कौटिल्य पूर्ण रूप से ये नहीं बोल रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के पहले समाज नहीं था, भाई समाज रहा होगा, क्योंकि आप देखते हो आदिवासी जंगलों में निवास करते थे, क्या उनका कुछ समाज नहीं रहा होगा, हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर होब्स तो ये बोल रहा है कि समाज भी नहीं था, राज्य भी नहीं थे, न ही कोई कानून था, लेकिन कौटिल्य मानता है कि समाज रहा होगा, पूर्ण एक्सेप्ट ये नहीं कर रहा है कि समाज नहीं रहा होगा। तो क्लियर ही हो रहा है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी तरीके से पूरा जोर लगाकर आपको समझा दिया है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। यदि आपको थोड़ा सा कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूले, और वीडियो कैसा लगा कमेंट भी कर दिया करो कभी कभी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।